हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सोशल साइंस के अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो पार्ट थर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में रेल मार्ग परिवहन का मुख्य साधन है। वर्तमान में भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 63,974 किलोमीटर है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो देखते हैं। जल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका उत्तर है, जहां नाव, स्टीमर, पानी का जहाज चलते हैं वह जलमार्ग कहलाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि देखिए, जल में चलने वाले जैसे कि नाव, स्टीमर और जहाज जहां पर चलते हैं उनको क्या कहते हैं, वो जलमार्ग कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन से हैं, बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारत के 3 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। फर्स्ट नंबर का है जो गंगा नदी पर इलाहाबाद व हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर। सेकेंड नंबर पर है ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर। और थर्ड नंबर पे देखिए, केरल में कोल्लम कोट्टापुरम खंड 205 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं जो हमारा आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जलमार्ग से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। समुद्र के रास्ते से यात्रा करने एवं माल को ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत का लगभग 95% व्यापार समुद्री जलमार्ग से होता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बंदरगाह यानी पत्तन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहां पर पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं और यात्री व माल उतारावत चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, गेहूं हो गया, चावल, जौ, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा आदि खाद्यान्न फसलें हैं। उसके बाद देखिए, नकदी फसलों की बात कर ली जाए तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, नकदी फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका उत्तर जान लेते हैं। गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू, औषधि पौधे आदि नकदी फसलें हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेय एवं बागवानी फसलें कौन सी हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, चाय हो गया, कहवा, रबड़, गर्म मसाले आदि पेय एवं बागवानी फसलें हैं। उसके बाद देख लेते हैं, रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। इसमें इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए, समय सर्दी के प्रारंभ में बुआई तथा ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई। उपजे देखिए, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि फसलें होती हैं जिनको हम रबी की फसल कहते हैं। देखिए, इस तरह से याद रखना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है और जायद की फसल कौन सी है। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं।
देखिए रबी की फसल के लिए अगर ट्रिक की बात करें तो देखिए इसमें है चना मसाला जोर गरम। तो देखिए चना से देखिए हो जाता है कि रबी चना मसाला जोर गरम, तो रबी से हो जाता है कि ये रबी की फसलें हैं। और उसके बाद चना तो चना हो जाता है, और मसाला से देख लीजिए मटर हो जाता है, यानी माँ से मटर हो जाता है, सा से सरसों हो जाता है, और मसाला में उसमें आ से अलसी हो जाती है, और जोर यानी जा से जो हो जाता है, और रा से राई हो जाती है। ठीक है ना। और ये देखिए कब से स्टार्ट होते हैं, तो सर्दी के समय में बुआई की जाती है, यानी कि ये जो रबी की फसल है ये सर्दी में इसकी बुआई की जाती है। और आप लोग ट्रिक वाइज इसे आसानी से याद कर पाएंगे, यानी कि याद कर सकते हैं और कभी भी नहीं भूलेंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों का वर्णन कीजिए। अब देखिए खरीफ की फसल का समय यह वर्षा के प्रारंभ में बुआई तथा शीत ऋतु प्रारंभ में कटाई। अब इसमें देखिए उपजे हैं धान, मक्का, ज्वार, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। तो देखिए इसको भी हम ट्रिक वाइज पढ़ लेते हैं, यानी कि देखिए खरीफ की फसल को भी हम लोग ट्रिक वाइज पढ़ते हैं। इसमें ट्रिक है मामू धाम जाओ, यानी देखिए मामू से हो जाता है, माँ से हो जाता है मक्का, और माँ से हो जाता है मूंग। उसके बाद धाम से हो जाता है, धा से हो जाता है धान, और माँ से हो जाता है मूंगफली, और जाओ यानी जा से हो जाता है ज्वार। इस तरह से आपकी ये ट्रिक जो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, आप इस ट्रिक से याद करके देखें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। इसमें देखिए समय जो है वो कौन सा होता है, मार्च अप्रैल में बुआई की जाती है। और इसमें जो उपजे हैं उसकी बात कर ले तो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी तथा सब्जियां आदि। अगर देखिए इसकी ट्रिक की बात कर ली जाए तो इसमें जो ट्रिक है वो है जायद खतकस मार्च अप्रैल में। तो इसमें देखिए जायद तो एक नाम जैसा हो जाता है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और उसके बाद खत से देखिए क्या हो जाता है ट्रिक, तो खा से हो जाता है खरबूजा, ता से हो जाता है तरबूज। ठीक है। उसके बाद देखिए कस, तो का से हो जाता है ककड़ी, और देखिए सा से हो जाती हैं सब्जियां। और मार्च अप्रैल यानी कि ये मार्च अप्रैल में इनकी बुआई की जाती है। आप इस तरीके से इस ट्रिक को भी आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए समस्त उद्योग धंधों का आधार, सेकंड नंबर पर देख लेते हैं परिवहन के साधनों का विकास, थर्ड नंबर पर देख लेते हैं ऊर्जा शक्ति के साधन, और फोर्थ नंबर पर देख लेते हैं देश की सुरक्षा में योगदान, और फिफ्थ नंबर पर देख लेते हैं खनन में, यानी खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना। ये आपके देखिए आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के 5 महत्वपूर्ण तथ्य हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं। तो इसमें देखिए गैर परंपरागत साधन की अगर बात कर ली जाए तो इसमें नंबर 1 हो जाता है ज्वारीय ऊर्जा, नंबर 2 हो जाता है जियोथर्मल ऊर्जा, नंबर 3 हो जाता है गोबर गैस, नंबर 4 हो जाता है सौर ऊर्जा, और नंबर 5 हो जाता है परमाणु ऊर्जा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। तो इसमें देखिए 2 वाक्य लिखने हैं। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए पहला वाक्य है हिमालय पर्वत भारत की जलवायु को नियंत्रित करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर देख लेते हैं हिमालय पर्वत उत्तरी विशाल मैदान में बहने वाली नदियों का जल स्रोत है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, और उस पर जो ऑल का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक कर देंगे तो इससे ये होता है कि आपको जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे, यानी कि उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसमें सिंधु नदी का मैदान फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड हो जाता है गंगा का मैदान, और थर्ड नंबर पर हो जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्साइट क्या है? तो देखिए इसका उत्तर है बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्यूमीनियम अलग कर लिया जाता है, जिसका उपयोग वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। इस तरीके से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बॉक्साइट क्या होता है। बॉक्साइट देखिए खानों से निकाला जाता है और इसको गलाकर, और इसमें जब गलाया जाता है उसके बाद एल्यूमिनियम को अलग कर लिया जाता है, और उससे क्या क्या बनाया जाता है, जो आपके आसपास चारों ओर वस्तुएं हैं, यानी कि जैसे वायुयान, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन इससे बनाए जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज क्या है? तो देखिए यह महत्वपूर्ण खनिज है। मैग्नीज क्या है? तो यह खनिज है और इसका अधिकतर प्रयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है, और भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभ्रक से आपका क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो आपने गुलाल, अबीर में चमकीला पदार्थ देखा होगा। यह पदार्थ यानी कि यह पदार्थ ही अभ्रक है। भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक करता है। यानी कि देखिए कहने का मतलब ये है कि आप लोग अबीर गुलाल में जो चमकीला पदार्थ देखते हैं वही अभ्रक है, वही अभ्रक होता है, और ये भारत का यानी सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन भारत करता है विश्व में। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं कोयला क्या है। कोयला देखिए, कोयला खनिज पदार्थ है जिसे खानों से निकाला जाता है तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिए खनिज तेल से क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। खनिज तेल अवसादी शैलों में रंध्रों, छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राकृतिक गैस से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो देखिए प्राकृतिक गैस के स्थल, सागर तथा महासागर के तलीय भागों में पाए जाते हैं। इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन तथा मोटर इंजन चलाने में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय सरकार के अंग बताइए। तो देखिए इसका उत्तर जान लेते हैं। केंद्रीय सरकार के 3 अंग हैं। फर्स्ट नंबर पे आ जाता है व्यवस्थापिका, सेकंड नंबर पर हो जाता है कार्यपालिका, थर्ड नंबर पर हो जाता है न्यायपालिका। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद से आपका क्या अभिप्राय है? तो देखिए संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा तथा व्यवस्थापिका को मिलाकर हुआ है। संसद सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए। तो देखिए इसका आंसर जान लेते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और अगर बात की जाए देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बताइए।
तो वर्तमान में हमारी लोकसभा में 543 यानी कि 543 सदस्य हैं। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। तो संसद के 4 अधिवेशन हैं। देखिए, बजट अधिवेशन, ग्रीष्म अधिवेशन, वर्षाकालीन तथा शीतकालीन अधिवेशन। एक वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होना आवश्यक है। कितने अधिवेशन होना आवश्यक है एक वर्ष में? तो 2 अधिवेशन। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं लोकसभा के क्या क्या कार्य हैं, तो इसका उत्तर जान लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर देखिए कानून बनाना, यानी लोकसभा का जो कार्य है उसमें देखिए कानून बनाना। सेकंड नंबर पर हो जाता है मंत्री परिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय लेना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर जान लेते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। यह स्थायी सदन यानी यह स्थायी सदन है। यह सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। कौन सा सदन कभी भंग नहीं किया जाता है? तो राज्यसभा सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होती हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं वह भारत का नागरिक हो। ठीक है ना। उसके बाद कम से कम आयु 35 वर्ष हो। कितनी आयु हो? तो 35 वर्ष हो। और उसके बाद देखते हैं किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए तथा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखता हो। देखिए क्या क्या शर्तें हैं कि सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो यानी कि 35 वर्ष कंप्लीट कर चुका हो और वो सरकारी पद पर ना हो। ठीक है ना। आशा करती हूँ ये चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए, इसमें फर्स्ट नंबर पर आ जाता है कार्यपालिका संबंधी अधिकार, सेकंड नंबर पर हो जाता है कानून निर्माण संबंधी अधिकार, थर्ड नंबर पर हो जाता है न्याय संबंधी अधिकार और फोर्थ नंबर पर हो जाता है वित्तीय अधिकार और फिफ्थ नंबर पर हो जाता है संकटकालीन अधिकार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। इसका उत्तर है प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है तथा देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। फ्रेंड्स, आज यहीं तक। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।